नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करते हैं हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की। देखिए, अगर आपको भारत का भौतिक विभाजन समझना है ना? आपको अगर विश्व के महाद्वीप, महासागर इन सब के बारे में समझना है, तो आपको वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा अपन बात करते हैं कि ये है क्या? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट या वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा अपन बात करते हैं क्या चीज है ये। देखिए, सबसे पहले तो ये वैगनर शब्द आया, तो ये बेसिकली अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसका है? अल्फ्रेड वैगनर का। अल्फ्रेड वैगनर जो हैं, ये मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे। अल्फ्रेड वैगनर जो हैं, जिनका ये कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी है, ये मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे। अल्फ्रेड वैगनर एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, है ना, ज्योग्राफिस्ट थे, मतलब एक पर्यावरण के विद्वान थे और एक भूगोलवेत्ता थे। भूगोल के बारे में इनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, जानना इनको अच्छा लगता था। वैगनर ने कई यात्राएं करी ग्रीनलैंड की, समझ रहे? ग्रीनलैंड बहुत जाते रहते थे। ग्रीनलैंड आपको पता ही है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, है ना? ग्रीनलैंड साल भर बर्फ से ढका हुआ भी रहता है। आप अगर थोड़ा विश्व का नक्शा देखें तो आप इसको जान पाएंगे किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे अपन ये वर्ल्ड मैप ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला अपन वर्ल्ड मैप लेते हैं, तो आप देखिएगा, आप देखें ये ग्रीनलैंड है हमारा, ये ग्रीनलैंड है। ऑलमोस्ट जर्मनी आप देखें तो यहाँ पर ये जर्मनी देश, आज का जर्मनी देश है। वैगनर को बड़ा था कि ग्रीनलैंड वो जाएं, और ग्रीनलैंड में साल भर बर्फ से ढके हुए रहते थे, तो ग्रीनलैंड जाना इनको बहुत पसंद था। वहां पर ये क्या, बर्फ के चट्टानों के सैंपल जमा करते थे। एक बार इनको ये जो सैंपल जमा कर रहे थे ना, उसमें जीवाश्म मिले, छोटे छोटे जानवरों को ही जीवाश्म थे, है ना, मक्खी मच्छर टाइप के जीवाश्म। फॉसिल समझते हो ना आप? जीवाश्म के लिए अपन क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? फॉसिल्स। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली तो जब कोई जानवर वगैरह मरता है ना, तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एकदम, उसको छोटे छोटे जानवर है, बैक्टीरिया है, ये सब खा जाते हैं और उसका अपघटन कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही डिसमेंटल कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे कोई छोटा जानवर मरा और वो किसी एयर बबल में ट्रैप हो गया, पानी दो चट्टानों के बीच में ट्रैप हो गया, पत्थर के बीच में ट्रैप हो गया, है ना, तो उसका क्या, डिसइंटीग्रेशन हो नहीं पाता है, वो वहीं पे चिपक जाता है। लंबे समय बाद, लाखों करोड़ों साल बाद आपको वो किसी पत्थर के बीच में ऐसा दबा हुआ मिलता है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो नॉर्मली मक्खी मच्छर टाइप के नहीं होते, कीट पतंगे टाइप के ये, है ना, मक्खी मच्छर, ये हमेशा गर्म जगहों पे मिलते, ठंडी जगहों पे मिलते नहीं है। तो वैगनर को जब इस प्रकार के फॉसिल्स यहाँ पर मिले ग्रीनलैंड में, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर तो इस तरह का क्लाइमेट ही नहीं है कि यहाँ पे मक्खी मच्छर जो है पनप सके। ग्रीनलैंड से अगर अपन दूर जाएं तो सबसे नियरेस्ट जो जगह है वो तो अफ्रीका है। अफ्रीका में गर्म क्लाइमेट है। अफ्रीका में इस प्रकार के जानवर मिल सकते हैं जिनके फॉसिल्स कहां पे मिले? ग्रीनलैंड में मिले। इस बात ने वैगनर को बड़ा कंफ्यूज कर दिया कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर वैगनर ने अपने कई सारे थ्योरीज लगाई, और एक थ्योरी जिसका बड़ा प्रचलन था, वैगनर ने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। वो थ्योरी क्या थी? ये पहले से प्रचलित थी, लोग इसके बारे में विचार करते थे, ऐसी बात नहीं है कि वैगनर एकदम से लेके आ गए। वो विचार ये था कि वैगनर ने विश्व के जो अवेलेबल, उस समय के जो भी अवेलेबल मैप्स थे, उन सब मैप्स को देखना शुरू किया, और उसने एक अंदाजा लगाया कि यार ये मैप जो है ये एक जिक्सॉ पजल की तरह है। जिक्सॉ पजल होती है ना, वो जिसमें अलग अलग टुकड़े आते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ के आप एक तस्वीर तैयार करते हैं। जैसे आप देखें, वैगनर ने मैप में देख के ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे दक्षिण अमेरिका का ये टुकड़ा है, ये दक्षिण अमेरिका का टुकड़ा है ना, दक्षिण अमेरिका, आप देखो ये दक्षिण अमेरिका टुकड़ा ये अफ्रीका के इधर एकदम फिट हो जाता है बराबर। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका का टुकड़ा है, ये बिल्कुल बराबर फिट हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि ये ग्रीनलैंड का ये टुकड़ा है, ये आइसलैंड का टुकड़ा है, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बराबर फिट हो जाते हैं। वैगनर को ये बात समझ में आई कि अगर मैं देखूं तो ये विश्व के सभी महाद्वीप एक दूसरे में क्रॉस फिट हो रहे हैं। जिक्सॉ पजल होती है ना, उसकी तरह क्या हो रहे हैं? क्रॉस फिट हो रहे हैं। और इस बात को लेकर वैगनर ने अपनी थ्योरी डेवलप करी। वैगनर ने कहा, देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था,
पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, ओरिजिनली महाद्वीप और महासागर बने, तो उस समय हमारे सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे, आज की तरह नहीं थे। समझ रहे आप? एक ही बड़ा महाद्वीप था जिसको नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ जो है एक बड़ा महासागर था, एक बड़ा महासागर था जिसके लिए नाम रखा गया पेंथालसा। वैगनर का कहना था कि पृथ्वी के शुरुआत के चरण में एक बड़ा महासागर पेंथालसा और एक बड़ा महाद्वीप पेंजिया, बस ये दो ही चीजें थी। धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ के कारण, जो हमारा ये पेंजिया है ये स्प्लिट हुआ, ये टूटा। जो पहला स्प्लिट हुआ, सबसे पहले जो पेंजिया टूटा, ये दो टुकड़ों में टूटा। समझ रहे आप? उत्तर वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ जो गया, इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, है ना। कहीं कहीं पे इसको लॉरेंशिया भी लिखा हुआ है। अंगारा लैंड बोल दीजिए या लॉरेंशिया बोल दीजिए। नीचे वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड। अंगारा और गोंडवाना के बीच में जो ये दरार आई ना, इसमें पानी भरने से एक नया ही सी बन गया जिसको नाम दिया गया टेथिस सागर या टेथिस सी। क्या नाम दिया गया इसको? टेथिस सी। समझ रहे हैं आप? अभी भी क्या है कि ये महाद्वीपों को जो टूटना था, ड्रिफ्टिंग थी, इनके बीच में जो ये टूटने का क्रम था ये जारी रहा। पहले बड़ा स्प्लिट क्या हुआ, पेंजिया दो टुकड़ों में टूटा, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। फिर ये अंगारा लैंड फिर टूटा, ये अंगारा लैंड फिर टूटा। और आज की तारीख में आपको जो यूरेशिया दिखता है, यूरेशिया समझ रहे हैं ना, यूरोप और एशिया, ये यूरेशिया। आपको जो ये ग्रीनलैंड दिखता है, ग्रीनलैंड अभी दिखा था ना मैंने आपको, मैप में बताया ना ग्रीनलैंड। आपको जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखता है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सभी जो है ना, ये सभी किसके अवशेष है? ये सभी अंगारा लैंड के अवशेष है। और दूसरी तरफ आपको आज का जो अफ्रीका महाद्वीप दिखता है, आपको आज का जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिखता है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है। समझ रहे हैं आप? इधर आप जाओगे तो आपको मिलेगा मेडागास्कर, यहां आपको मिलेगा भारत, यहां आपको मिलेगा अरब प्रायद्वीप। समझ रहे हैं? इधर आप जाओगे तो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इधर बिल्कुल नीचे आप चले जाओगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये सब जो टुकड़े हैं ये कहां से टूट के अलग हुए हैं? ये सभी गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुए हैं। 1912 में वैगनर ने अपनी इस थ्योरी को प्रकाशित करवा दिया था। एक्चुअली वो जर्मन भाषा में थी। 1914 में वैगनर की किताब का ट्रांसलेशन हुआ, अंग्रेजी भाषा में हुआ, ठीक है। कुछ लोगों ने इनकी थ्योरी को पसंद किया, कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया। उन्होंने वैगनर से कुछ बेसिक सवाल पूछे। उन्होंने वैगनर से पूछा कि भाई इतने बड़े बड़े महाद्वीप जो हैं ये ऐसे टुकड़ों में कैसे टूट गए, और अगर मान लेते हैं कि टूट गए तो क्या ये अभी भी टूट रहे हैं, और क्या ये आगे भी टूटते रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है ना। वैगनर इन सवालों का जवाब नहीं दे सके तो वैगनर की थ्योरी को खारिज कर दिया गया। 1930 में वैगनर तो अपना काम करते रहे। 1930 में ग्रीनलैंड की यात्रा पे गए थे, वहां पे एक एकदम स्टॉर्म आया, एक तूफान आया और उसमें वैगनर गायब ही हो गए। 8 साल बाद वैगनर की लाश मिली। 1955 के अंदर हमारे पास अच्छा खासा भूकंप का और ज्वालामुखी का डेटा अवेलेबल हो गया था। इस वजह से हमने एक पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का मॉडल तैयार किया। हमने पता लगाया कि हमारी जो पृथ्वी है जैसी दिखती है, इसको अपन मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे बाहरी जो परत है जिसको हम कह सकते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट, 33 से 50 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। आपको ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियां जो कुछ भी दिखता है ये सब इस क्रस्ट के ऊपर दिखता है। इस क्रस्ट से अगर आप लगभग 2700 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो आपको एक परत और मिलेगी, है ना। इस परत को नाम दिया गया मेंटल। क्या नाम दिया गया? मेंटल। मेंटल जो है आप देखें कोई एक सिंगल परत नहीं थी। मेंटल की मोटाई देखिए आप, 2700 किलोमीटर की मोटाई है, पर मेंटल कोई एक सिंगल टुकड़ा नहीं है। मेंटल में 7 बड़े और 15 छोटे टुकड़े हैं। 7 मेजर
एंड 15 माइनर। अब टुकड़ा टुकड़ा कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इनको मेंटल की टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है, या सिंपली आप प्लेट्स बोल दीजिए। मेंटल जो है वो 7 मेजर और 15 माइनर प्लेट से मिलकर बना है। मेंटल से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक सॉलिड, एकदम ठोस एक बॉल मिलेगी, और इस ठोस गेंद के चारों तरफ जो है आपको चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलेंगी, मोल्टन रॉक्स मिलेगी। पर्टिकुलर इस एरिया का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहां पे चट्टानें क्या है, पिघल गई हैं। बात समझ रहे हैं, यहां पे चट्टानें पिघल गई हैं। इसको अपन कहते हैं बाहरी कोर, आउटर कोर, ठीक है। और जो कि कैसी है, लिक्विड है। आउटर कोर कैसी अवस्था में है, लिक्विड है, द्रव है। और ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं अपन आंतरिक कोर, आंतरिक कोर या इनर कोर कह दीजिए आप, है ना। ये कैसा है, सॉलिड है, ये ठोस अवस्था में है। बात समझ रहे हैं। ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, पिघली हुई चट्टानें हैं, इनको अपन कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। जब ये फट के बाहर आ जाएगा, जब किसी भी तरीके से ये मैग्मा ऊपर आने की जगह बना लेगा और फट के बाहर आ जाएगा, तब इस पिघली हुई चट्टानों को अपन क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। कुल मिला के हमको ये बात समझ में आ गई कि हमारी जो क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है, भाई जिस पे हम रहते हैं, हम तो ऊपर ही रहते हैं ना भाई पृथ्वी के, जिस पे हम रहते हैं, एक्चुअली इसका जो बेस है वो सॉलिड नहीं है। आप ध्यान से देखो, हम रहते हैं क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के नीचे क्या, मेंटल, मेंटल के नीचे क्या, मैग्मा, लिक्विड। ये कुछ कुछ ऐसी बात है जैसे कोई एक झील हो, है ना, झील जो कि सर्दियों में पूरी तरह से जम गई है, आप इसके ऊपर खेल रहे कूद रहे हो, बर्फ की मोटी परत है ना। झील पर मोटी परत के नीचे क्या है, पानी है। अगर सोचो झील के पैंदे में कोई भूकंप आ गया तो वो पूरा के पूरा पानी जब उछलेगा, ऊपर कितनी बड़ी मोटी बर्फ की परत हो उसको बिखेर देगा वो। एग्जैक्टली बात यहीं पर होती है कि ये मैग्मा जो है लिक्विड है, इसमें लगातार ऊर्जा की तरंगे उठती रहती है। ये ऊर्जा की तरंगे जाके टकराती हैं, कहां से, इस मेंटल की प्लेटों से टकराती है। पर मेंटल भी कम नहीं है, मेंटल की मोटाई 2700 किलोमीटर है, इसलिए ऊर्जा की तरंगे सामान्यतः तक हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। परंतु ये ऊर्जा की तरंगे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जहां पर भी मेंटल की 2 प्लेटों का किनारा है, मेंटल की 2 प्लेटों का किनारा है। समझ रहे हैं आप, मेंटल की 2 प्लेटों का किनारा आप देखो कहां पर है। जैसे आप यहां पे इसमें देख सकते हैं 7 बड़ी और 15 छोटी प्लेटें, है ना। तो कहीं ना कहीं तो इनका किनारा होगा ना। जैसे अपन फर्श बनाते हैं, फर्श में अपन टाइल्स लगाते हैं, अब देखने में फर्श एक जैसा लग रहा है, पर इतनी सारी टाइल्स है तो कहीं ना कहीं तो टाइल्स का जोड़ होगा ना, किनारा होगा ना। तो देखो क्या होता है, जब कभी भी ये मैग्मा की जो एनर्जी वेव्स हैं इन मेंटल की प्लेट से टकराती है, तो या तो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती, एक दूसरे से आके टकराती है, टकराएंगी तो एनर्जी वेव्स और ज्यादा बढ़ेंगी, इससे क्या होगा, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे। क्या आ जाएंगे, अर्थक्वेक आ जाएंगे। दूसरा किस्सा क्या हो सकता है, मेंटल की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती है। जब मेंटल की प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ज्वालामुखी फटेंगे, वॉल्केनो फटेंगे। तीसरा किस्सा क्या हो सकता है, ये प्लेटें एक दूसरे पर इतना जोर लगाएं, इस तरीके से इतना जोर लगाएं कि एक प्लेट ऐसे मुड़ के यूं ऊपर की तरफ उड़ जाए, दूसरी प्लेट ऐसे नीचे की तरफ चली जाए। इससे क्या होगा, बड़े बड़े पर्वत बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे। समझ रहे। तो जहां कहीं पर भी ये प्लेटों के किनारे हैं ना, ये प्लेटें आपस में मिल रही हैं, वहां पर या तो भूकंप आते हैं, या फिर वहां पर ज्वालामुखी फटते हैं, या फिर वहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है। पृथ्वी पर हर जगह पर भूकंप नहीं आते, हर जगह पर ज्वालामुखी नहीं फटते, हर जगह पर ऐसे ऊंचे पर्वत नहीं है। ये थ्योरी जब साबित हो गई कि हमारे अर्थ का क्रस्ट जो है ये मूवेबल है, ये शिफ्ट हो रहा है, महाद्वीप पहले आज जैसे हैं पहले वैसे नहीं थे, ये टूटे हैं, तब फिर वैगनर की याद सबको आई कि यार वो वैगनर सही कह रहा था भाई। उसके बाद हमने किताबों में वैगनर को स्थान दिया, वैगनर को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। आज बहुत सारी जगहों पर आपको कुछ इस तरह के फोटोज देखने को मिल जाएंगे जो वैगनर की जो थ्योरी थी उसको पुख्ता करते हैं। जैसे कि आप
इस फोटो को देखें, एक तो ये वाला, इस फोटो को आप आराम से देख सकते हैं। इसमें ये बात करता है कि आपको पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर, जगह जगह पर ज्वाला डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं। कई जगह तो जीवाश्म ऐसी जगह पे मिले जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है ना, बट उसमें बर्फ के नीचे आपको और भी ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हमेशा से ये इलाका बर्फ से ढका हुआ नहीं था। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर देखें तो ये एक्चुअली गोंडवाना लैंड है। ये मैंने गोंडवाना लैंड का लिया है चित्र, है ना। आप इस गोंडवाना लैंड में देखें, अफ्रीका से बिल्कुल इस कोने से जुड़ा हुआ कौन था? साउथ अमेरिका बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ था, है ना। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, आप देखिए तीनों आपस में जुड़े हुए थे। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, इसके जस्ट ऊपर कौन सा था? भारत था। आप देखिए भारत में और अफ्रीका के ये जो पूर्वी तट है ना, इस पे पाई जाने वाली वनस्पति, जंतुओं की प्रजातियों में बहुत समानता है ना। आप और देखिए, आप एक चित्र और बताता हूं मैं आपको। इस पर्टिकुलर आप चित्र को देखें, इस पर्टिकुलर चित्र, इसमें आप देखें तो ये कहता है कि पहले ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे लगभग 225 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, समझ रहे? 225 मिलियन साल पहले आप देखिए सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे आप देखें इनके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये ऊपर की तरफ गया जिसको अभी अपन ने नाम दिया, या तो लॉरेंशिया बोल दो इसको, या अंगारा लैंड बोल दो। नीचे की तरफ जो ये सारे टुकड़े एक साथ अलग हो रहे हैं, इसको नाम क्या दिया गया? गोंडवाना लैंड। समझ रहे हैं आप? इसके बीच में ये पानी जो भरा, इसको हमने नाम दिया टैथिस सी, टैथिस सागर। फिर आप देखिए लॉरेंशिया और टूटा, लॉरेंशिया के टूटने से यूरेशिया, यूरोप और एशिया का महाद्वीप आज भी जुड़ा हुआ है वो। नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सब किसके टुकड़े हैं? लॉरेंशिया के टुकड़े। फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किसके टुकड़े हैं? ये गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं। कुछ इस तरीके से आज का जो मैप है, अर्थ का जो मैप है, उसको बनने में इतने साल लग गए, आप समझिए 225 करोड़ साल लग गए हमें यहां तक पहुंचने में। भारत की अगर अपन पोजीशन की बात करें, आप देखें इंडिया को कुछ इस तरीके से देखिए, यूरेशियाई प्लेट से ये भारत का जो भाग था, क्योंकि गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए थे भारत तो, बट भारत आप देखिए गोंडवाना लैंड से टूट के आगे बढ़ा, और आज जहां पर यूरेशियाई प्लेट है वहां आके इसने एक जोरदार टक्कर मारी। इस जहां पर ये टक्कर हुई वहां पर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो गया। वहां पर कौन सी पर्वतमाला बन गई? हिमालय पर्वतमाला बन गई। बात समझ रहे हैं? एक फाइनल बात और बताता हूं, मैंने अभी आपसे बोला कि क्या होता है कि प्लेटों के किनारे होते हैं, जहां जहां पर भी प्लेटों के किनारे हैं वहां वहां पर आपको बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी, भूकंप और ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मैप मैं आपको बताता हूं जहां पर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आइडिया होगा। देखिए थोड़ा वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। इसमें आप देखिए ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये इन प्लेटों के किनारे हैं। जैसे मैं आप भारत की अभी बात कर रहा था, आप देखें ये बिल्कुल ये वाली जगह देखिए आप, ये वही जगह है जहां पर हिमालय पर्वतमाला स्थित है। समझ रहे हैं आप इसके साथ साथ आगे बढ़ते जाइए, आपको विश्व भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मिलेगा यहाँ पे। आप इंडोनेशिया चले जाए, क्राकाताऊ ज्वालामुखी मिलेगा। आप इस लाइन में आगे आगे बढ़ते जाइए, आपको ज्वालामुखी ज्वालामुखी मिलेंगे। और ये वो क्षेत्र है जो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित भी है, यहाँ पे खूब भूकंप आते हैं। जैसे आप देखिए कई बार जो भूकंप आते हैं उनका केंद्र अफगानिस्तान या पाकिस्तान में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेटों का किनारा है। आप जापान को देखिए, ये जापान है, आप देखिए जापान में यूरेशियाई प्लेट और पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, दोनों प्लेटों के किनारे हैं। समझ रहे हैं? इस वजह से जापान में इतने भूकंप लगातार आते। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का सिद्धांत जो है, इसे वैगनर ने दिया था, और ये भारत के भूगोल को समझने में बहुत आसान होगा। मैं कई बार आपसे बोलूंगा कि देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। मैं बोलूंगा कि हिमालय का निर्माण जो है दो प्लेटों की टक्कर से हुआ है, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से हुआ है। तो ये सारी बातें हमें कौन समझाता है? वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत समझाता है। तो दोस्तों कुछ उम्मीद करता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये समझ में आया होगा। आगे अभी हम जब भारत का
भौतिक विभाजन करेंगे, फिजिकल डिवीजन करेंगे, उसमें ये चीज़ आपको काम आएंगी। मैं वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, तो आप इस लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखना। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।